तो फ्रेंड वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक बेसिक का आपको पार्ट 1 दिया है जिसमें सिर्फ अपन ने बेसिक डिस्कस ही किया था। तो ये शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो जिस किसी ने देखो शुरू करने से पहले लेक्चर में बोलना चाहूँगा यार, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो ये आपका देखो, या तो आप अगर मध्य प्रदेश पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। और ये देखो बहुत सारे पार्ट तो उसमें देखो कॉमन ही रहेंगे ऑल ओवर इंडिया के लिए। जैसे किसी एग्ज़ाम में आपके अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए सिमिलर ही रहने वाला है ना। तो आप लोग भी पढ़ सकते हो उसको, लेकिन जो आगे के लेक्चर आएंगे उनमें मेन मेरा फोकस जो रहेगा वो मध्य प्रदेश के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो वो मैं मेंशन कर दिया करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का अपना, इससे पहले अपन ने बाकी टॉपिक पे जो कुछ पॉइंट पे बात कर ली थी उसके आगे अपन आज बात करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है आपको कि पशुओं के लिए चारा। तो पशुओं के लिए चारा मतलब कि जो पशुओं के लिए चारे से अपना देखो यही मतलब है कि देश में लगभग 42 करोड़ जो पशु हैं ना, वो जो अपना चारा प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो कृषि से ही करते हैं। अब एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब किसी की कृषि की बात तो होगी ना। अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ रहे तो बात किसकी होगी, कृषि के ऊपर ही बात करेंगे अपन। ठीक है, जैसे पंचायती राज में अपन ने गाँव के ऊपर बात करी थी, बस उस टाइप से। तो अगर आप ऐसा कुछ माइंड में अगर विजन बना के पढ़ोगे ना यार कि ग्रामीण कृषि, तो भैया ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब क्या, गांव की कृषि, गांव का रहन सहन। ठीक है, वही पंचायती राज पढ़ा तो भैया पंचायत मतलब गांव की पंचायत के बारे में, गांव का रहन सहन, वहाँ की योजनाएं अपन ने वो सब देखा था। तो ये क्या फिर को ध्यान में और याद रखना थोड़ा ईजी पड़ जाना। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। देखते हैं कि जो भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। अब देखो प्राचीन एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति। तो प्राचीन एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति में क्या देखना आपको कि देखो इतने वर्षों के नियोजित विकास के बाद भी अभी भी देश में कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है, जिसमें लकड़ी के हल बखर की प्रमुखता है। परंपरागत तरीकों से कृषि होने से देश की प्रति एकड़ व प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है। देखो अब ये लकड़ी के हल मतलब देखे होंगे यार, इसमें कि ऐसे दो बेले हुआ करते थे। ठीक है, मान लो ये बेले हैं, ठीक है, इसमें ऐसे लकड़ी का हल टाइप का लगाया वो ऐसा लगा हुआ था। ठीक है, तो उससे क्या पहले मतलब जो ज़मीन बुआई और बखर से बखर मतलब फेरना था, वो ज़मीन का थोड़ा सा जो मिट्टी होती है नीचे की उसे उलट कर दूसरी मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर लेके आना, वो उस टाइप से मतलब बखर समझ सकते हो आप। अरे गांव के लोग को पता है ना, जो सिटी के लोग हैं जिन्हें नहीं पता, तो उन लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे लकड़ी का हुआ करता था, वो ऐसे जो उसके तो खांचा सा होता था यूँ। तो ये दोनों ये जो बेल हुआ करते थे इनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर रखा होता था और यहाँ पर एक ऐसा हुआ करता है जिससे क्या वो जमीन के क्या करते बक्कर से फेरा करते थे। ठीक है, तो वो अपनी प्राचीन पद्धति। आजकल तो देखो ट्रैक्टर से किया जा रहा है, लेकिन पहले के लोग क्या, और बहुत सारे अधिकांश लोग आज भी वही बखर के लिए और बुआई के लिए बैलों का यूज़ करते हैं। मतलब पुराना हल वो यूज़ करते हैं लकड़ी का जो बना होता था, वैसे काफ़ी मजबूत होता था वो भी। चलो देख लिया। नेक्स्ट है आपकी कि निम्न उत्पादकता। अब निम्न उत्पादकता में क्या देखना है आपको कि देखो कि भारतीय कृषि में प्रति एकड़ व प्रति व्यक्ति उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, किस में कम है भैया कि यहाँ प्रति एकड़ इकाई और प्रति व्यक्ति उत्पादन में अन्य देशों की तुलना में तो कम है। ठीक है, एक अनुसार भारत में 1 हेक्टेयर में, ये डाटा देखो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में 1 हेक्टेयर में कितना 2553 2553 याद रख सकते हो, 2553 किलो गेहूँ पैदा होता है। जबकि ब्रिटेन में इसी के मुकाबले कितना होता है, तो भैया 6000 किलो पैदा होता है। देखो काफ़ी ज़्यादा है, अपने देश से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ब्रिटेन में। अपने देश में कितना हो रहा है 1 हेक्टेयर में, तो यही 2553 किलो, और इसी के कंपेरिजन में ब्रिटेन में कितना होता है, तो 6000 किलो। ठीक है, ये डाटा ध्यान में रख सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कृषि से किसान को वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, अब ये तो अपन जानते हैं यार कि 70% लोग कृषि तो करते हैं लेकिन उनको क्या कृषि से रोजगार नहीं मिलता। तो क्यों, देखो अब देखो भारतीय कृषि से किसानों एवं कृषि श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार नहीं मिल पाता। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब देखो क्वेश्चन बन सकता है कि भैया मौसमी बेरोजगारी किसको बोलते हो, कि भैया ने जो किसानों को वर्ष भर जो खेती से रोजगार नहीं मिलता उसके बाद जो होता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, और मौसमी बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, तो भैया गाँवों में। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। देश के विभिन्न भागों में कृषक 150 से 270 दिन तक
बेकार ही रहते हैं, मतलब बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, कितने दिन तक, देखो ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया कितने दिन की बेरोजगारी रहती है, कितने दिन तक बेरोजगारी मानी जाती है। तो भैया 150 से 270 दिन तक की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो बना हुआ है। वैसे मैं बता दूं आपको कि यार मौसमी बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन क्या है। तो अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन क्या है, देखो अब आजीविका समझ के भैया वही जीवन यापन करना, कि भैया कैसे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, मैंने तो सिलेक्टिव पॉइंट लिए हैं आपके लिए, बाकी आप एकदम जो पॉइंट लिए उससे समझ सकते हो कि यार ये चीज़ क्या है। अब भैया देखो यहाँ दिया गया किसी कि वो बेरोजगार क्यों रहते हैं, भैया बेरोजगारी के ऊपर ले लिया कि भैया मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, और ये बेरोजगारी इनका कितने से कितने दिन तक रहते हैं, 150 270 दिन। ऐसे ही तो आपको देखना है यार, ऐसे तो पढ़ने के लिए और पॉइंट तो सारे पॉइंट है कि आप ना एक ही पॉइंटों को पढ़ते जाओगे पूरी क्लास ही में खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने को वो पढ़ना एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं पंचायती राज को आपकी मतलब पटवारी की एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको जो भी पॉइंट और जो भी चीज़ें दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। अब देखो, तो देखो हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन क्या है, कृषि है। ठीक है, अपने देख चुके थे पहले लेक्चर में भी कि 70% लोग कृषि करते हैं, तो ऑब्वियसली वही होगी। ठीक है, 80% लोग तो गाँव में निवास करते हैं, तो 70% उसमें से क्या करते हैं, आपका कृषि करते हैं। ठीक है, अब देखो कि 1991 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का 2/3 कृषि से आजीविका प्राप्त करता है। अब देखो भैया ये डाटा भी ध्यान में रखना है कैसा, कि भैया कार्यशीलता जनसंख्या का कितना तिहाई मतलब आजीविका से प्राप्त करता है, तो भैया 2/3 करता है। ठीक है, 2/3 आपको 2/3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, और ऐसा हुआ छपा का छपा मिल सकता है कि 2/3। ठीक है, 2/3 कृषि से आजीविका प्राप्त करते हैं। और कौन सी जनगणना के अनुसार है भैया, तो 1991 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, 1991 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला कहीं से बना सकता है, तो ऐसा नहीं है कि यार वो उस टाइम नहीं पूछेगा, कहीं का भी पूछ सकता है। वो तो क्या मना करोगे कि नहीं भैया इतना पहले का क्यों पूछा, नहीं बोल सकते ना अपन, अपने को तो सब देखना है। नेक्स्ट देखो कि कृषि की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। अब मानसून मतलब क्या, मानसून समझते हो ना भैया, आपके मौसम जो बदलाते हैं, कभी ठंड कभी गर्मी, जैसा बोलते हो आप, कोई बारिश, बस वही है ना, उसे बोलते हो मानसून जो बदलता है। अभी क्या चल रही है, ठंड चल रही है, अभी फिर क्या आएगी, गर्मी आएगी, फिर क्या आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, बस ये है ना, वही मानसून आपका। अब देखो मानसून पर निर्भरता का मतलब क्या, अरे देखो ऐसा है कि ठंड के टाइम पे गेहूँ जो बोए जाते हैं, तो वो क्यों बोया जाता है, क्योंकि भैया उनको क्या, देखो जो उनको वातावरण चाहिए वो ठंडा वातावरण चाहिए गेहूँ को। ठीक है, वो उसी में ही पनप पाएंगे, मतलब उनका जो पौधा है वो उसी में उग पाएगा, उसी में बन पाएगा, और उसमें जो फल आते हैं वो उसी मौसम के अकॉर्डिंग आ पाएंगे। ठीक है, और जो बारिश की फसल होती है आपकी, जैसे आप बोलते हो खरीफ की फसलें, जैसे सोयाबीन बोती हो मैंने उसमें, ठीक है, सोयाबीन बोती हो, मक्का बोती हो, तो उनको क्या पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ पा रहे होगे अभी, धीरे धीरे और आगे तो सब इन्हीं चीज़ों पर बात होने वाली, तो और समझ जाओगे धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट देखो, तो कृषि की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता मतलब, देखो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। देखो मोस्ट आईएमपी पॉइंट है यहाँ से, एकदम इसको छाप लेना दिमाग में, क्या कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भैया किसको मानसून का जुआ कहा जाता है, तो भैया भारतीय कृषि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मानसून का जुआ, भैया भारतीय कृषि को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब देखो कहा जाता है 8 पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने के बाद भी मानसून पर निर्भरता में कोई विशेष कमी नहीं आई है। जिस वर्ष मानसून की जो वर्षा होती है अच्छी होती है, उस वर्ष अच्छी फसल होती है, और जब वर्षा अच्छी नहीं होती तो उस वर्ष फसल अच्छी नहीं होती। अब बोलोगे यार कि भैया बारिश में तो आपको बताया खरीफ की फसलें होती है, तो फिर उसका आगे की फसल पे इफेक्ट कैसे पड़ता है। अरे भैया जब बारिश अच्छी होगी नहीं तो ज़मीन में इतना पानी स्टोर हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखो गाँव में जो अभी अपना जो ज़्यादातर सिंचाई की जरूरत तो पड़ेगी ना। देखो गेहूं की फसल को सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अब देखो नल को बोल और जो कुएँ होते हैं, कुएँ बावड़ी, तो इनसे आप कितनी सिंचाई कर लोगे। ठीक है, तो मतलब उसकी जितना गेहूं की फसल को, इनको ज़्यादा गेहूं की फसल, मसूर, मटर, अभी जो ठंड के टाइम की जो फसलें हैं उनको यार पानी चाहिए, और इतना जब पानी हो नहीं पाता है तो बाद में क्या, देखो धीरे धीरे पानी का लेवल क्या कम हो जाता है ना। तो उसके लिए प्रॉपर उनको क्या, जो फसलें होती हैं उनको सिंचाई नहीं मिल पाती, तो जितना अच्छा उनका फल होना चाहिए उतना अच्छा उनमें फल नहीं लग पाता, तो उपज भी कम होती है उससे, है ना। तो समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए मानसून पर भी पूरी तरह से डिपेंड होती है कृषि, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, कि कृषि क्षेत्र में के उत्पादन में खदानों की क्या प्रमुखता है। भैया खदानों की क्या प्रमुखता है देखते हैं। देखो तो जहाँ जितनी भूमि काम में लाई जाती है ना, उसका लगभग 67% भाग खदानों में फसलों में तथा 33% व्यापारिक फसलों में काम आ जाता है।
ठीक है। बस ये डाटा आपको ध्यान में रखना है कि भैया जितनी भूमि में काम में लगे थे ना, जितनी भूमि, उसका 67 जो 67% भाग है ना वो तो खदानों में फसलों में, तथा जो शेष बचता है ना 33% वो व्यापारिक फसलों में काम में आ जाता है। ठीक है, इतने डाटा आपको ध्यान में रखना है। इसका बस 2 डाटा है, 67% और 33%। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि हाँ, जूतो नहीं है, जोतो है। ठीक है, जोतो समझ रहे हो, जोतो। जूतो मत पड़ना से पैर में पहनने वाला को, जोतो भैया जोतो होता है जब जुताई करते हैं ना, जैसे बुआई बोलते हो ना आप, उस टाइप से। जोतो का आकार बहुत छोटा होता है। यहाँ की 74.3% है। ठीक है, पूरा हिंदी में टाइप हो जाएगा कि 74.3% है। ठीक है, ये दोते भी नहीं होगा, सॉरी, माफी जाएंगे इसके लिए। और 2 हेक्टेयर या इससे छोटी है। जोतों का आकार छोटा होने से विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ कृषि की उत्पादकता का स्तर भी काफ़ी कम है। और ये बोल रहे हैं कि जोते हैं ना, जो मतलब बुआई होती है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था क्या, खेतों का आकार छोटा था, तो जोते मतलब वही उनको बोना, उसे बोलते हैं उसे ही बोलते हैं जोतना। ठीक है, जोते हैं। तो जोतों का आकार क्या देखो छोटा है। और यहाँ की तो 74.3% ही इतना है, मतलब जितने जितने में मतलब जोतते हो ना उनको, जो छोटा आकार के खेत और ये जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, वो है। और 2 हेक्टेयर से कम है। और जो जोतों का आकार है ना, मतलब वो जोतों का आकार से समझ लो कि जो खेतों का आकार है ना वो छोटा है कुल मिला के। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ कृषि की उत्पादकता का स्तर भी काफ़ी कम होता है। मतलब उसके अकॉर्डिंग जब जोतों का आकार कम है तो फिर क्या कमी होगी ना, अपना उत्पादन कम होगा। बस ये बोलना चाह रहे, थोड़ी सी एरर क्या हो जाती है। चलो, इसको कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ना ले, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकता है वो। नेक्स्ट देखो कि सहकारी तथा सामूहिक भूमि व्यवस्था। अब देखो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहकारी सहकारी तथा सामूहिक भूमि व्यवस्था। अब इसमें आपको देखना, देखो दो टाइप की होती है। देखो ये समिति, एक तो सहकारी होती है और एक सरकारी होती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत हो जाना इसमें। ठीक है, 2 टाइप की होती है, पहले बता दिया, सहकारी और सरकारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अभी आपको जानना जरूरी है किसके बारे में, सहकारी समिति। क्यों? क्योंकि यार ये आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपको जानना इसको जरूरी है। अब देखो क्या, तो देखो कृषि आवश्यकताओं, अरे एरर हो जाती है, बता रहा हूँ, कृषि लिखा गया। ठीक है, कृषि तेल का डब्बा मत समझना, हो जाती है कृषि लिखा। तो कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी खेती व्यवस्था का अधिक सक्रिय व सफल हो सकती है। ठीक है, भूमि के अनार्थिक आंकड़ों को समाप्त करने हेतु सहकारी और सामूहिक कृषि का सहारा लेना पड़ता है। अब देखो, अब आगे समझोगे आप आगे की स्लाइड में कि भैया सहकारी और सामूहिक कृषि क्या होती है। ठीक है, और इनके बारे में बहुत लोगों ने अपनी जो राय व्यक्त की हैं, जो नियम दिए हैं, वो अपन देखने वाले हैं आगे ना। अब देखो कीटनाशक दवाइयों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। देखो, और हर फसल में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग सोयाबीन की फसल में करते हो, दवाई छींटते हो कीटों को मारने के लिए। अगर नहीं, देखो नहीं अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या पत्ते खा जाती है, फूल खा जाती है ना। तो करना ही पड़ता है, कुल मिला के एक मजबूरी भी हो जाती है। देखो, अब देखो कीटनाशक में, तो कीटनाशक दवाइयों का अधिक प्रयोग कर ऐसी बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है और फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, पर इनका प्रयोग सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। मतलब अधिक मात्रा में करोगे तो वो क्या फिर हार्मफुल है, नुकसान ही देगी। ठीक है, वो आपको पता भी होगा, सभी लोगों को पता है। तो यार रूरल वाला हो या सिटी वाला हो, अर्बन वाला, कोई भी हो, उसे मालूम होता है सब चीज़ें, इतनी तो पता ही होती है उसे। चलाते हो ना आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ें, हाँ बस वही है। अब देखो उत्पत्ति ह्रास नियम, देखो ये इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति ह्रास नियम आपको अच्छे से देखना है। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या, देखो अब देखो कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम की इतनी अधिक प्रभावशीलता है कि प्रोफेसर मार्शल, इसका नाम ध्यान में रखना है, इनका भैया कौन, तो प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि कृषि कला में जो भी विकास हो, भूमि पर एवं पूजा के लगातार बढ़ते हुए प्रयोग से उत्पादन में हास्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भैया हास्य की उत्पत्ति का नियम किसने दिया, तो भैया आपको बताना है कि प्रोफेसर मार्शल ने दिया। अभी और भी आगे देखो इसका क्या सिद्धांत है, वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना कि भैया उत्पत्ति ह्रास नियम, ज़्यादा कुछ भी ध्यान में रहना है, तुक्का भी मारो ना, देखो बहुत लोगों ने दिए हैं और मैं आगे बताऊंगा आपको कि इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। तो उनकी डेफिनेशन दे के आपसे पूछ लिया है कि ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति ह्रास नियम भैया किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना कि प्रोफेसर मार्शल। अब देखो इस सिद्धांत से मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम को सिर्फ भूमियों पर ही नहीं, ये भूमियों पर ही लागू नहीं होने को बताया। उन्होंने भूमि के स्तर को माना है एवं उत्पत्ति के अन्य संसाधनों को परिवर्तनशील रखा है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इस विचारधारा से सहमत नहीं है। अब जो इन्होंने जो
अपनी डेफिनेशन दी उसमें क्या कि इन्होंने जो बताया कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री है ना इस समझ के अवधि को बहुत लोगों की सहमति होती है, कोई सहमति नहीं देता, किसी को कुछ अच्छे लगते तो किसी को बुरी भी लगती है। सुना होगा ना आपने किसी के अगर देखो एडवांटेज होते तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, तो उनका कहना है कि यह नियम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है बल्कि उद्योग, खनन आदि प्रत्येक क्षेत्र में भी होता है। अब देखो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा बना दे कोई कि भैया उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या उद्योग, खनन आदि पर भी लागू होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, तो भैया आपके प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग होता है, उन्हीं का ये नियम था उत्पत्ति ह्रास का, ठीक है। देखो इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको ये उत्पत्ति ह्रास नियम, जॉन मार्शल के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यार देखो सब है ना क्या, तो ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं। अब देखो मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया है, अभी अभी वो आप पे डिपेंड करता है यार, आप इसको सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। कुछ कमी लगे तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में कि यार ऐसा कुछ कमी है। और देखो यार वो वाली चीज़ें अब भी मैं चाहूँगा कि आप लोग ना करें, कि जो सब लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं फिर एग्जाम में। देखो आजकल अभी जो भी एग्जाम दे रहे होगे ना आप रिसेंट में 2022 में 21-22 में जो भी आपने एग्जाम दिए होंगे ना, आप देख सकते हो क्वेश्चनों का लेवल क्या है, क्या डिफिकल्टी लेवल के, क्या अंदर से क्वेश्चन आते हैं, क्या डीपली आते हैं। जब वो आते तो आप देखते हो यार कहाँ से क्वेश्चन आए यार, ये हमने तो सब पढ़ा, सब पढ़ लिया, 2-2 3-3 बार रिवीजन कर लिया, लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं लगे। तो यार वो देखो ऐसे ही उठ के आते हैं क्वेश्चन। देखो क्या आप जहाँ से पढ़ते हो ना वो ऊपर ऊपर से उड़ा देते हैं उनको। देखो बहुत सारे, मैं तो किसी की बुराई देखो नहीं करना चाहता और अच्छा भी नहीं लगता करना, लेकिन खुद से देखो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद इन चीज़ों को फेस किया है, तो इसीलिए फिर मैं आपके लिए उस टाइप से लेके आ रहा हूँ। भले 10 बच्चे भी देख रहे हैं ना इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार 10 बच्चे देख के जब वो एग्ज़ाम में बैठे ना तो ये सब चीज़ें उनको याद आई कि हाँ ये मैंने कहीं देखा था, कहीं मैंने पढ़ा था। भले धुंधला धुंधला याद आया आपको या कुछ भी जैसे भी याद आएगा ना यार देखो लगा लोगे, क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे यार ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। जब ऐसे कोई क्वेश्चन पुटअप होंगे ना तो आपके क्या हाथ पैर नहीं भूलेंगे, और नहीं आएगा तो फिर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया यार, तुक्का मार के आए यार। तो वो वाली कंडीशन आप अपने साथ ना करो, भले ही कुछ दिन ज़्यादा लगेंगे। देखो अगर आप कहीं से पढ़ के 1 महीने में अगर आपका सिलेबस ख़त्म करो ना इसका, भले ही 2 महीने में करो, लेकिन यकीन मानिए आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करोगे। बाकी आप समझदार हो ही। चलो ठीक है, इसकी बात कर ले बनता हूँ। अर्थशास्त्री के अनुसार यदि किसी भी उत्पादन के एक साधन को इसमें रखा जाए और साधन के में वृद्धि हो जाए तो यह नियम आवश्यक लागू होगा। तो मतलब वृद्धि होगी तो बिल्कुल लागू हो जाए। अच्छी चीज़ों के बारे में तो समझ सकते हो यार, अच्छा है तो अपन है, बुरे है तो अपन नहीं है, वो वाली चीज़ें थोड़ा सा ऐसे लेट करके याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो नई डेफिनेशन है, अभी अपन ने देख लिया प्रोफेसर मार्शल की। अब देखो नई डेफिनेशन, और नई डेफिनेशन है इसी उत्पत्ति ह्रास में कि प्रोफेसर बेनहम। तो प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में उत्पादन के संसाधनों के सहयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन की सीमांत और औसत उपज घट जाती है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये प्रोफेसर बेनहम ने दी है। कि ये आपको ध्यान में रखना, छोटी सी बहुत चीज़ें याद रख लो कि भैया इन्होंने बताया था कि किसी के एक साधन के अनुपात में जैसे जैसे बढ़ाया जाता ना तो उसके सीमांत और औसत उपज घट जाता है या कमी हो जाती है। तो ये किसका नियम था, तो ये प्रोफेसर बेनहम का था, ठीक है, ध्यान में रख सकते हो उसको। ऐसे देख के पूछा जा सकता है, अब ऐसे पूछ ले भैया प्रोफेसर बेनहम के शब्दों के अनुसार उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, ऐसा पूछा जा सकता है। नहीं में से कौन से उन्होंने उनका शब्द कौन सा सही है, ऐसा दे सकता है, कैसे दे सकता है क्वेश्चन। तो यार ये पूरा ये दे के पूछ ले कि ये भैया ये डेफिनेशन किसकी है, ये नियम किसका है, ये किसके शब्द हैं, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको क्या प्रिपेयर रहना है। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि श्रीमती रॉबिन्सन के शब्दों के अनुसार, यही उत्पत्ति ह्रास की ही चल रही है। तो देखो श्रीमती रॉबिन्सन के शब्दों में उत्पत्ति ह्रास यह बताता है कि किसी एक उत्पादन के साथ साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य संसाधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटी हुई दर में फिर से वृद्धि दिखाई देगी, ठीक है। इनका ये सीधा सीधा पूरा इन्हीं की डेफिनेशन है। देखो इसमें कोई फेरबदल नहीं है, बस इतना समझना है कि श्रीमती रॉबिन्सन के शब्दों के अनुसार ये है कि उत्पत्ति ह्रास उनके ये बताता है इनके डेफिनेशन के अनुसार कि किसी एक उत्पादन के साधन की अगर मात्रा को स्थिर रखा जाए, ठीक है, कोई भी उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य संसाधनों की मात्राओं में अगर वृद्धि कर दी जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में जो घटी हुई दर थी ना वो फिर से पुनः बढ़ने लगेगी, मतलब फिर से उसमें वृद्धि दिखाई देने लगेगी। तो ये किसका था, तो ये श्रीमती रॉबिन्सन की डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हो कि उनके शब्द हैं ये। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुल उत्पादन। अब कुल उत्पादन में आपको पढ़ना है कि उत्पत्ति के साधन में किसी एक साधन की मात्रा को यथास्थिर रखने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, कुल उत्पादन बोलते हैं। कुल उत्पादन मतलब भाई टोटल जो रेवेन्यू आपका होता है, पढ़ा होगा ना आपने टोटल रेवेन्यू मतलब कुल उत्पादन क्या, कि ये जो टोटल हुआ
कि उत्पत्ति के साधन में से किसी एक साधन की मात्रा को यथा स्थिर रखने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। सीधे सीधे डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकती है, और अगर नहीं भी आया तो बेसिक पर्पज से आपको याद होना चाहिए कि भैया कुल उत्पादन क्या होता है। नेक्स्ट देखो सीमांत उत्पादन क्या होता है। देखो डेफिनेशन का क्वेश्चन तो बन सकता है ना कि भैया सीमांत उत्पादन क्या होती है, या फिर अंतर बताओ, कैसे भी पूछ लेगा, 4 पॉइंट देगा कि भैया इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य बताओ, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है इनमें से। अब देखो सीमांत उत्पादन, तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, तो उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों की मात्रा को यथास्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाई को बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हो आप, सीमांत उत्पादन कहते हो। किसको, अब कन्फ्यूजन होगा यार कि ये ऊपर वाला भी यार कुल उत्पादन भी सेम था भैया, तो इसमें एक मात्रा को स्थिर रखने पर कुल उत्पादन पूछा था, कुल उत्पादन था। और सीमांत में क्या है कि उत्पत्ति के अन्य सभी साधन है, इसमें अन्य सभी साधन, इसमें यथा एक साधन को यथा, अरे कुल उत्पादन में एक साधन था, यथा स्थिर रखना था उसको, लेकिन इसमें अन्य दिखा रहा ना कि अन्य सभी साधन की मात्रा को यथा स्थिर रखना है, किसी एक साधन की इकाई को बढ़ाना है, किसी एक को बढ़ाना है, तो बढ़ाने से जो उत्पादन होता है ना, जो वृद्धि होती है, उसको सीमांत उत्पादन कहते हैं। ध्यान में रखना, एक बार वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को पढ़ लेना, ठीक है, आराम से इजीली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखो औसतन उत्पादन क्या होता है। अब औसत उत्पादन मतलब देखो औसत उत्पादन को ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन में उत्पादित इकाइयों से भाग दिया जाता है। जो कुल उत्पादित इकाइयाँ हैं, मतलब जो भी कुल उत्पादन हुआ है उससे क्या, उन इकाइयों से क्या भाग दिया जाता है, एवं जो कुछ प्राप्त होता है ना उससे औसत उत्पादन कहते हैं। इसमें क्या है, देखो औसत में आप भाग देते हो ना, औसत में क्या करते हो, मैं इतने आप राशियों का योग पता, राशियों की संख्या, तो भाग देते हो ना, तो ऐसे ध्यान में रखना कि भैया औसत उत्पादन में उनसे जो भी टोटल उनकी उत्पादन इकाइयाँ होती हैं उनसे भाग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो औसत प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। चलो ध्यान में रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नेक्स्ट है आपका कृषि संगठन प्रारूप। अब देखो कृषि संगठन प्रारूप में क्या देखना है कि जब खेती का वर्गीकरण भूमि उपयोग, फसल उत्पादन, पशुपालन तथा कृषि विधियों के आधार पर किया जाता है, तब इसे खेती के प्रकार की संज्ञा दी जाती है। खेती के सामान्य, खेती के कितने भैया, खेती के देखो मुख्य प्रकार है, खेती के प्रकार आपको ध्यान में रखना दोस्त, कुछ रखो ना रखो, खेती के प्रकार ध्यान में रख लेना। पहला आपका विशिष्ट खेती, दूसरा है आपका विविधीकृत खेती। विविधीकृत को देखो एक और नाम देते हैं सामान्य खेती। देखो या तो सामान्य खेती मिले या फिर विविधीकृत खेती मिले, दोनों का एक ही नाम होता है। आपको क्या ध्यान में लगता है, कोई पहली खेती आपकी कौन सी, तो विशिष्टकृत खेती, दूसरी आपकी विविधीकृत खेती, विविधीकृत को आप सामान्य खेती भी बोलते हो, तीसरी आपकी मिश्रित खेती, जो सभी को याद होता है। दो तो आपको ध्यान में रखते हैं, विशिष्ट खेती और आपका विविधीकृत खेती। नेक्स्ट देखो यांत्रिक खेती, शुष्क खेती, बड़े पैमाने की खेती तथा पशुपालन संबंधी खेती। दूसरी ओर जब खेती का वर्गीकरण भू स्वामित्व तथा भूमि प्रबंध के आधार पर किया जाता है, तब इसे खेती की प्रणाली कहा जाता है। भैया पूछा जा सकता है खेती की प्रणाली किसे कहते हैं, तो भैया इन सभी पर जब स्वामित्व तथा भूमि प्रबंधन के आधार पर जब किया जाता है ना, तब इसे खेती की प्रणाली कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, खेती की प्रमुख प्रणालियाँ हैं, ठीक है, कृषक स्वामित्व प्रणाली, पूंजीवादी खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती। देखो मैंने पहले बताया था कि देखो ये सरकारी खेती और सहकारी खेती दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है, ये समितियाँ भी दोनों अलग अलग होती हैं, इनका काम भी अलग अलग होता है, वो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत रहें। अभी आपने क्या देख लिया भैया, खेती की प्रणाली, ठीक है, खेती की प्रमुख प्रणालियाँ देख लिया आपने कौन कौन सी है। देखो कृषि स्वामित्व प्रणाली है, पूंजीवादी खेती है, सहकारी खेती है, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती है। ये क्या है, इनकी खेती की प्रणाली, इनको भी ध्यान में रखना है। और आपको खेती के प्रकार भी हैं ध्यान में रखना है कि विशिष्टकृत खेती, विविधीकृत खेती, शुष्क खेती, ठीक है, इनको ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट अपना जाता है भारत में सहकारी खेती। थोड़ा सा लेक्चर आज का क्या अपना बड़ा हो सकता है, लेकिन ठीक है अपन थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं। अब देखो भारत में सहकारी खेती, तो भारत में विकास नियोजन आरंभ होने से पूर्व सहकारी खेती पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। कहीं इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत 1923 में की जा चुकी थी। अब 1923 आपको ध्यान में रखना है कि भैया 1923 में क्या भारत में सहकारी खेती की शुरुआत कर दी गई थी, तो वो डेट क्या थी, 1923 में की जा चुकी थी। और 1947-48 में मुंबई सरकार ने सहकारी कृषि समितियों के योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम बनाया। किसने बनाया भैया, तो मुंबई सरकार ने बनाया। कब बनाया, 1947-48 में बनाया, ठीक है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष के भीतर 112 समितियाँ गठित करने का क्या करा था, लक्ष्य रखा गया था। कितनी समितियों का लक्ष्य रखा गया था, 112। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है, कितनी समितियों का लक्ष्य रखा गया था, 112 समितियों को गठित करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तथा
राज्य सरकार की ओर से अनेक प्रकार की सुविधाएं दिए जाने की भैया पायल नहीं होगा, प्रयास दिए जाने के क्या कह रहे थे भैया, तो पहल की गई थी, ठीक है, पहल ही है, ठीक है, दिए जाने की पहल की गई थी। मुंबई प्रदेश में सहकारी कृषि समितियों की संख्या 1947-48 में 22 से बढ़कर, पहले कितनी थी देखो, 1947-48 में 22 थी। अभी ध्यान में रखना है कि भैया 112 समितियों बनाने का लक्ष्य तो रखा गया था, मुंबई सरकार ने रखा था, और ठीक है, और बनाने की भारत में सहकारी खेती जो की गई थी वो किस सन में शुरुआत कर दी गई थी, तो 1930, तो आपको ध्यान में रखना ही है। लेकिन 47-48 में मुंबई सरकार ने सहकारी समिति की योजना बनाई थी, तो उसमें क्या करा था ने 112 समितियों को गठित करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मुंबई में 1947-48 में जो समितियाँ थी कितनी थी, 22 है, तो 22 से बढ़कर 1951 तक कितनी हो गई, 224 हो गई, ठीक है, ध्यान में रखना। 22 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 224। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भैया निम्न में से वो कौन सा राज्य था जिसमें समितियाँ 22 से बढ़कर 224 हो गई थी 1951 तक, तो भैया मुंबई में हो गई थी। क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं, ठीक है, हो गई थी। उत्तर प्रदेश में सहकारी खेती सर्वप्रथम 1949 में, ठीक है, झांसी जिले में आरंभ की गई थी। अब देखो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सहकारी समिति लागू कर गई थी, कब कर गई थी, तो 1949 में, और कहाँ, तो झांसी जिले में आरंभ की गई थी। अब देखो 1950-51 तक इस राज्य में 45 सहकारी कृषि समितियां बन गई थी। कितनी बन गई थी भैया, 1950-51 में तो 45 सहकारी समितियां बन गई थी, ठीक है। इनकी सदस्य संख्या 1385 थी, मतलब वही 1385 थी, ध्यान में रखना डाटा भी, ठीक है। कितनी थी, तो भैया 1300, इनकी सदस्य संख्या 1385 थी। मद्रास राज्य में भूमि एकीकरण समितियां सर्वप्रथम 1935-36 में गठित की गई थी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया भूमि एकीकरण समिति सर्वप्रथम कब बनी, तो 1935-36 में बनी, ध्यान में रखना है, 1935-36 में गठित की गई थी। बाद में इन्हें सहकारी कृषि समिति का नाम दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रहेगा भैया कि एकीकरण समितियाँ सर्वप्रथम कब करी गई थी, तो 1935-36 में, और कहाँ, तो भैया मद्रास में राज्य में भूमि एकीकरण समिति सर्वप्रथम 1935-36 में गठित की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना इस डाटा को। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो नेक्स्ट है कि भैया योजना काल में सहकारी समिति। अब देखो प्रथम 25 वर्षीय योजना में सहकारी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए 5 लाख की व्यवस्था की गई थी। प्रथम योजना के अंत तक देश भर में सहकारी कृषि समितियों की संख्या 1000 से लगभग हो गई थी, 1000 के लगभग हो गई थी, ये दूती नहीं होगा। दूसरी योजना में ऐसे आवश्यक कदम उठाएं जिसने सरकारी खेती के विकास हेतु सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ तथा 10 से 15 वर्ष की अवधि के अधिकांश भूमि पर सहकारी खेती होने लगी, परंतु योजना में सहकारी कृषि समितियां गठित करने के क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं मिल सकी। जून 1961 के अंत में देश भर में 6325 सहकारी कृषि समितियां थी जिनकी सदस्य संख्या 3 लाख थी। अब बस इतना ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, ये देखो, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्या कि भैया जून 1961 के अंत में देश भर में 6325 सहकारी कृषि समितियां थी जिनकी सदस्य संख्या 3 लाख थी। बस खत्म हो जाता है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये योजना काल के बाद की जो आपको याद रखना है उसमें क्या रखना है कि भैया जून 1961 के अंत में देश भर में 6325 सहकारी कृषि समितियां थी और जिनकी सदस्य संख्या 3 लाख थी। बस खत्म। अरे आगे अपन जब ये सब पढ़ेंगे योजना काल पंचवर्षीय योजना में बहुत अच्छे से लेके आऊँगा, तो वहाँ पर और भी अच्छे से डिटेल में इन चीज़ों को देख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट, तो देखो तीसरी योजना में सहकारी किसी विशेष कार्य स्वार्थ राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है भैया। ये ध्यान में रखना है कि कृषि सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई, भैया हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, तो भैया तीसरी योजना में की गई थी। किसकी, सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड की स्थापना तीसरी योजना में की गई थी। ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। जो हाईलाइट कर दिया वहाँ पे आपको मेन फोकस रखना है। कौन सी भैया तीसरी योजना में को क्या करा था आपका, तो सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको इतना। इस प्रकार से सलाहकार बोर्ड कुछ राज्यों में भी स्थापित किए गए। योजना काल में 3180 मार्गदर्शी सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक जिले में कम से कम 10 सहकारी समितियां रखी गई। ये भी ध्यान में रखना कि भैया कि जो प्रत्येक जिले में कितनी सहकारी समिति रखने का लक्ष्य रखा गया था, तो भैया प्रत्येक में कम से कम 10 सहकारी समितियों का रखने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। समितियों से प्रेरणा पाकर लगभग 4000 अन्य समितियां गठित हुई,
ठीक है। ये सब पूछा जा सकता है कि भैया इन समितियों से प्रेरणा पाकर लगभग कितनी नई समितियों का गठित की गई, तो भैया 4000 नई समितियाँ गठित की गई। योजना विधि में कुल 5401 सहकारी कृषि समिति अर्बन पाई, जिनकी सदस्य संख्या 1.13 लाख व अधिकृत क्षेत्र 5.85 लाख एकड़ था। ठीक है, ध्यान में आपको देखो यहाँ रखना है यहाँ से कि भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर दी गई। ठीक है, कर दी गई और कुछ राज्यों में स्थापित की गई योजना थी। काल में 3180 मार्गदर्शी सहकारी समितियां गठित की गई थी। करने का लक्ष्य रखा गया था, कितनी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया था, तो ध्यान में रखना आपको 3180। ठीक है, और प्रत्येक जिले में कम से कम कितनी सहकारी समिति रखी गई, तो कम से कम 10 सहकारी समिति रखी गई और इनसे प्रेरणा पाकर 4000 अन्य समितियों का गठित की गई। ठीक है, इतना बस ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो आज का ये अपनी अंतिम स्लाइड है। ठीक है, अब देखो चौथी योजना का प्रारंभ काल आपको 1969 से होता है। ठीक है, चौथी जो योजना थी, ठीक है, इसका आरंभ आपका अप्रैल 1969 में देश भर में लगभग 8600 सहकारी समितियाँ थी। अब देखो ये डाटा भी ध्यान में रख सकते हो कि भैया चौथी योजना में अप्रैल 1969 में देश में लगभग कितनी सहकारी समितियाँ थी, तो 8600 थी। ठीक है, 8600 सहकारी समितियाँ थी। इनकी सदस्य संख्या 2.2 लाख थी। देखो काफ़ी थी। ठीक है, 2.2 लाख थी इनकी। ठीक है, सदस्य संख्या यहाँ पे कितनी हो गई थी, तो 2.2 लाख तथा अधिकृत क्षेत्र 9.7 था। 7 लाख के नहीं, वो लाख था। ठीक है, 7 लाख था। इसमें 4200 समितियाँ सही ढंग से काम कर पा रही थी। देखो ये क्वेश्चन भी अगर अच्छा लेवल का बना तो पूछ सकता है आपसे कि भैया कि जो 8600 सहकारी समितियाँ बनी थी उसमें से कितनी समितियाँ सही ढंग से काम कर रही थी, तो भैया 4200 समितियाँ ही ठीक ढंग से काम कर रही थी। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। देखो अब देखो पाँचवीं योजना, तो पाँचवीं योजना के प्रारंभ देश भर में 9700 से अधिक सहकारी समितियाँ हो गई थी। अब देखो चौथी तक कितनी थी, 8600। अब पाँचवीं तक कितनी हो गई, तो भैया बढ़ेगी सही, तो कितनी बढ़ गई भैया आपके, तो 9700 हो गई। ठीक है, 9700 हो गई। अधिक सरकारी समितियाँ तथा थी जिनकी सदस्य संख्या 2.70 लाख थी। अब भैया चौथी में कितनी थी इनकी सदस्य संख्या, तो 2.2 लाख थी। अब इसके बाद कितनी हो गई, तो भैया 2.70 लाख हो गई। ठीक है, पाँचवीं में बढ़ेगी तो सही ना। ठीक है, जो और इसका अधिकृत क्षेत्र भी बढ़ गया। अधिकृत क्षेत्र भैया कितना था, अधिकृत क्षेत्र यहाँ 9.7 लाख था, यहाँ 5.25 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, कितना था, 5.25 लाख हेक्टेयर था। इसमें 4700 सामूहिक खेती समितियाँ और 5000 संयुक्त खेती समिति थी। भैया देखो ध्यान में रखना, पाँचवीं में क्या ध्यान में रखना, देखो पाँचवीं में एक तो ध्यान में आपको ये रखना है कि भैया पाँचवीं में कितनी समितियाँ हो गई थी, तो 9700 हो गई थी। ठीक है, और इनकी सदस्य संख्या भैया 2.70 लाख थी। और दूसरा कि इसमें 4700 सामूहिक खेती थी। ये रखने का पूछा जा सकता है भैया कि भैया पाँचवीं योजना में कितनी समितियाँ सामूहिक थी, तो भैया सामूहिक खेती समितियाँ कितनी थी, तो 4700 सामूहिक खेती समितियाँ थी और 5000 संयुक्त खेती समिति थी। कितनी थी, 5000 संयुक्त खेती थी। ठीक है, संयुक्त खेती समितियाँ थी। पाँचवीं योजना के कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% समितियाँ ही ठीक ढंग से काम कर पा रही थी। इसमें 40% कर पा रही थी और इसमें 4200 कर पा रही थी। ठीक है, ये ध्यान में ना भी रखो तो चलेगा, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो वो पूछ सकता है, तो आपको सब ध्यान में रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं चाहूँगा यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लिए और इसको रिवाइज करते रहिएगा। अब देखो छठी योजना और देख लो, तो देखो छठी योजना में सहकारी कृषि समितियों को विशेष महत्व नहीं दिया गया। अब देखो पूछा जा सकता है कि भैया छठी पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि समितियों को विशेष महत्व नहीं दिया गया, तो भैया पूछा जा सकता है कि इसमें भैया किसको महत्व नहीं दिया गया, तो सहकारी कृषि समितियों को महत्व नहीं दिया गया था। तो कौन सी योजना थी वो, तो भैया छठी योजना थी जिसमें सहकारी कृषि समिति को महत्व नहीं दिया गया। क्वेश्चन तो देखो ये सब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, कहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, आपको वो पूछ ले चलो कि भैया कौन सी ऐसी योजना थी जिसमें सहकारी कृषि समिति को विशेष महत्व नहीं दिया था, तो भैया छठी थी वो आपकी। ठीक है, इस योजना की समाप्ति देश भर में 5363 आयुक्त और 3537 सामूहिक कृषि समितियाँ थी। इनमें से 2174 संयुक्त और 5053 सामूहिक कृषि समितियाँ थी। इसके पश्चात सहकारी कृषि समितियों की संख्या में वृद्धि बहुत धीमी रही। वर्तमान डाटा आपको ध्यान रखना है।
9,697 सहकारी कृषि समितियाँ कार्यरत हैं जिनके पास 5.7 लाख हेक्टेयर भूमि है। अब देखो छठी से क्या याद रख सकते हो कि भैया इसमें सहकारी समिति को महत्व नहीं दिया गया, ठीक है। और इसमें जो सामूहिक कृषि समितियाँ थी वो कितनी थी, तो भैया 2,176 थी। और संयुक्त कितनी थी, अरे इसमें भी देखा था ना अपन ने, संयुक्त खेती समिति, तो इसमें 2,053 थी छठी में, ठीक है। और जो टोटल वर्तमान में रही थी वो कितनी थी, तो 9,000 छठी योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो 9,697 सहकारी समितियाँ कार्यरत है जिनके पास 5.7 लाख हेक्टेयर भूमि थी, ठीक है। तो आज की वीडियो अपनी यहाँ तक रहती है। इसके बाद अपन इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जिसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।